अरण्य जो ये परमाकल्चर सेंटर है उसके जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जो एक तरह से मुख्य किसान हैं, नरसन्ना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे तेलंगाना की धरती पर किया है। वो लोग यहाँ पर करीब एक डेढ़ 2 महीने पहले से लगातार ज्योति है, प्रवेश है, स्नेहा जी हैं और कनक है, ये लोग लगातार मुझे बुलाने को संपर्क में थे, बार बार कह रहे थे कि आपको आना है ना। यहाँ पर सम्मानित चीफ गेस्ट भाइयों और बहनों, दरअसल मेरा तबीयत भी इतना ठीक नहीं था, पर इसके बावजूद भी आपका स्नेह और जी आपका स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया, मैं आपके बीच आया और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं आपके पास कुछ बोल पाऊँगा। इससे पहले कि मैं आपको सिखाने आया हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैं सीखने भी आया हूँ, कुछ अपना अनुभव बांटूंगा। क्योंकि मैं एक जैसे बताया भी, वो बेटी ने मेरे बारे में बताया कि मैं एक किसान, बहुत ही साधारण किसान, और वो भी हिमालय का किसान, जहाँ ऐसी समतल धरती नहीं है, बड़े खेत नहीं है, एकड़ों में भूमि नहीं है, बल्कि छोटी छोटी जोतें हैं और वो भी सीढ़ीदार खेत, उसमें खेती करता हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं चिपको आंदोलन का कार्यकर्ता रहा। चिपको आंदोलन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। चिपको आंदोलन की शुरू में मांग, चिपको आंदोलन को सिर्फ लोग जंगल का आंदोलन समझते हैं कि पेड़ बचाने का आंदोलन था, लेकिन चिपको आंदोलन भी किसानों का आंदोलन था। ये बात बहुत कम आई, क्योंकि खेती किसानी जब करते हैं लोग तो सब कुछ घर का होता है, बीज घर का, खेती घर, बैल घर के, और यहाँ तक कि औजार भी घर के, खेती जोतने का औजार भी घर का। कैसे? जंगलों से ही वो औजार मिलते हैं, अब यहाँ पर भी मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, जब पेड़ काटने के लिए आए, ठेकेदार के लोग आए, नीला बड़े बड़े मालदार आए तो काटने लगे, लेकिन वो ऐसे पेड़ थे जिनसे बैलों के कंधे का जुआ और हल लगाने के लिए नसूड़ा, हल बनाने के लिए होता था। तो जब काटने लगे तो शुरुआत में चिपको आंदोलन की मांग आर्थिक थी। सभी जानते हैं कि लोगों ने कहा ये बाहर के लोग मैदानों से आके पेड़ काट के ले जाते हैं और हमें मजदूर भी उन्हीं के आते हैं, सब काट के ले जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता है, तो क्यों ना हम भी छोटे छोटे उद्योग भी लगाएं। लेकिन क्या हुआ, जब उद्योग लगाने की बात आई, छोटे छोटे वन आधारित उद्योगों की बात आई, उसके बावजूद भी ये 72-73 की बात है, जो रेणी की दुर्घटना, आप गौरा देवी को जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भटकल, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये कुछ साल, 4-5 साल तक लोगों ने अपने अपने उद्योग भी लगाए, वन आधारित उद्योग छोटे छोटे। लेकिन क्या हुआ, 77-78 में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड आया और वहाँ 40-50 लोग, कुछ ITBP जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लोग और कुछ गांव के लोग मर गए। लेकिन जब वहाँ हमारे साथी गए हैं तो देखा कि वहाँ जो लोग मरे हैं, जहाँ से लैंडस्लाइड हुआ, जो दब गए थे, आज भी दब रहे हैं लोग, तो वहाँ जंगल काटे गए थे। तो केवल घाटी टेरी गढ़वाल से, जहाँ सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला, वहाँ से एक नारा निकला, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार,
मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। जंगल की देन क्या है? मिट्टी है, पानी है और हवा है। तो हम लोगों को भी पेड़ उद्योग के लिए नहीं, बल्कि जो लोगों की परमानेंट जो आजीविका है और जो जिंदा रहने के लिए सांस है, जो मिट्टी है और जो पानी, जंगल पानी कोई ऊपर से नहीं आता है। आप सबको पता है कि पानी तो पेड़ों की ही देन है। अगर पानी पेड़ ना हो तो पानी जमीन में जाएगा, उनके मार्फत फिर बाहर आएगा जड़ों के मार्फत। तो ये नारा जब निकला और ये 78, 79, 80 तक बहुत तेज गति से उत्तराखंड में चला और आखिर भारत सरकार तो तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 1980 में, उसके बाद बनल में 1980 बना। फिर हिमालय के पेड़ों पर, हिमालय के जंगलों में हरे पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगा 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, और वो आज भी जारी है। तो इस आंदोलन का नारा मेरे मानस में रहा, हमारे जो साथी हैं चिपको आंदोलन के, उनके मानस में भी रहा। लेकिन मैं पहला वाहक ऐसे बना कि मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे और वो खेती करते थे, बहुत ही निरक्षर थे। लेकिन उन्होंने एक बात कहते थे, वो सभी धानी मिल जालू पर खानी कमाने को उपजाऊ माटू नहीं मिल सकता। यानी दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन खाने कमाने की जो मिट्टी है वो नहीं मिल सकती है। तो ये बात मेरे दिमाग में रही। और जब शुरू में रासायनिक खाद, नए बीज, हाइब्रिड बीज तमाम तरह के आ रहे थे 80 के दौरान, हमारे यहाँ थोड़ा नहीं है। हेलो, ये दे दीजिए, थोड़ा देर कर दीजिए भाई, भैया कैर कर दीजिए। हमारे यहाँ हरित क्रांति थोड़ा देर से पहुंची, लेकिन जब शुरू में मैंने भी उसका एक तरह से जो आ रहा था वो फ्री में आ रहा था, बीज थोड़ा कम कीजिए, फ्री में बीज आ रहा था, खाद आ रही थी और कीटनाशक आ रहे थे। एक तरह से बीज कहीं अकेला नहीं आता है, उसके साथ एक तरह से, आप हिंदी तो समझे, पूरी बारात आती है और साथ में दहेज भी आता है। बीज आए तो उसके साथ बारात भी, और दहेज में खाद, बीज, खाद और उसके साथ बीमारियां भी आई। तो एक दो बार जब मैंने देखा कि जहाँ 1 बोरा होता था वहाँ 1.5 बोरा हो रहा है, 2 बोरा हो रहा है, तो दिमाग में लगातार ये बात तो थी कि मिट्टी और पानी और हवा का जो नारा हमारे मानस पर था, तो देखा कि ये खाद हमारी मिट्टी को नशेबाज कर रही है। नशेबाज जैसे आदमी के लिए शराब, दारू या वाइन जो कहते हैं आप, जो भी आती है वो है, इसी तरह मिट्टी के साथ ये धोखा है। ये हमारी मिट्टी और हमारी फसलों को नशेबाज बना रही है। जब बुजुर्गों से बात की कि ये तो हो रहा है, लेकिन अगले साल उसी बीज को इस्तेमाल किया तो उत्पादन कम हो गया, अगले साल किया तो और कम हो गया, और तीसरी चौथी फसल में तो सामान्य फसल से भी और डाउन चला गया। तो यहाँ से दिमाग में जो बात आई, जब बुजुर्गों से बात करी तो उन्होंने कहा, अरे तुम लोग तो केवल पेड़ बचाने की बात करते हो, देखो पहले हमारे यहाँ कितनी तरह के बीज होते थे। उन्होंने धान के झांसू, रिक्वा गिनाया, गेहूं की गिनाई, मंडवा, झंगोरा जो मिलेट है उसकी बात करी। तो फिर दिमाग में ये मानस में जो हमारा मिट्टी, पानी, हवा का या मिट्टी की जो बात थी वो प्रकट हो गई। और मैंने सोचा, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बोला कि तुम तो केवल पेड़ की बात करते हो,
हमारे यहाँ तो इतने बीज लापता हो। हमने कहा कहाँ मिलेंगे वो बीज। गए तो जहाँ आज का विकास नहीं पहुंचा था, जब हम उन इलाकों में गए तो वहाँ सारी विविधता बची हुई थी। जिन बीजों के नाम हमारे पिताजी ने लिए, हमारे बुजुर्गों ने लिए, तो एक एक मुट्ठी बीज को हमने, मुट्ठी से भी कम जहाँ जितने बीज मिले उनको इकट्ठा किया और अपने खेतों में उगा के किसानों को बांटना शुरू किया। तो किसान बड़े खुश हुए कि हमारे भूले बिसरे बीज वापस हो रहे हैं। तो यहीं से ये बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई, जो बीज बचाओ आंदोलन। और ये 86-87 की बात है, 1987 की, जब हम ये काम कर रहे थे। तो इससे एक सकारात्मक बात ये हुई कि हमारे जो चिपको आंदोलन के साथी थे, शुरू में मैंने प्रयोग किया, लेकिन सारे लोग इस आंदोलन में, शुरू में अभियान के तौर पर हमने किया, फिर सारे लोग इसमें शामिल हुए। और पानी गर्म नहीं हो जाएगा गला। नहीं कुछ नहीं। असल में मुझे क्या हुआ कि कुछ दिन पहले थोड़ा जुकाम हुआ, खांसी हुई, और तब तो चिपको आंदोलन के पूरे साथी इसमें जुड़े और हम लोगों ने इसको एक आंदोलन की शक्ल में, आंदोलन के तौर पर दूर दूर जाकर इस आंदोलन को मैसेज देना शुरू किया कि ये बीज और हमारी जो पुरानी खेती है, जो परंपरा है, ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है। और उसी दौरान क्या हो रहा था, हमारे यहाँ जो मंडुआ झंगोरा, जिसको आप ज्वार बाजरा हो जाएगा, ज्वार बाजरा जितने मिलेट हैं जो उगाते थे लोग, तो साइंटिस्ट बोलते थे ये तो बेकार की चीज है, ये इसकी जगह आप सोयाबीन लगाइए। जो बारहनाजा जो मिश्रित खेती है, जो मिश्रित खेती आगे मैं बात करूंगा बारहनाजा पर, ये है, ये बेकार चीज है, इसको खत्म करो और सोयाबीन लगाओ, आप मालो माल बन जाएंगे। तो लोगों ने लगाया सोयाबीन, एकल खेती शुरू कर दी। कुछ लोगों ने लगाया क्योंकि फ्री में बीज मिल रहा था, खाद मिल रही थी, सारी चीजें मिल रही थी लुभाने के लिए। तो पहले साल तो हो गया, बिक भी गया। दूसरे साल थोड़ा ज़्यादा लोगों ने, तीसरे साल बहुत सारे लोगों ने लगा दिया, तो बेचना ही मुश्किल हो गया। तब ऐसी ही मीटिंगें हम लोगों ने महिलाओं के साथ की और महिलाओं ने एक बात कही, उनकी एक कहावत बोली, अपना आलू बाजार बेचा और बिराना आलू थोपड़ा थेचा। यानी अपने आलू, अच्छे आलू पैदा करो, उसको बाजार में बेचो और फिर बाजार से सड़ा गला आलू लेकर खाओ, अपना मुंह खराब, थोपड़ा थेचा मतलब अपना मुंह खराब करो। तो ये खेती कैसी खेती है। फिर सोयाबीन में, सोयाबीन तो सोयाबीन है, दाना ही दाना काम आएगा, उसमें चारा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो मिश्रित खेती है, जिसमें मंडुआ, झंगोरा, चना, कौड़ी और जो दालें होती हैं, वो जब हम इकट्ठा बोते हैं तो उससे हमारे लिए चारा होता, हमारे लिए दाना हमारे खाने के लिए हो गया, और जो अवशेष है फसलों का, वो चारा हो गया हमारे पशु के लिए। यानी खेती का रिश्ता, खेती का पशुपालन से जुड़ा हुआ है और उसके अलावा जंगल से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा हमें आधा चारा फसलों से मिलता है, आधा जंगल से मिलता है, अपने खाने के लिए, अपने पशु के लिए और अपनी मिट्टी के लिए। यानी बारहनाजा में जो हम पैदा करते हैं उसमें हम मंडुआ झंगोरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो दलहन वाली फसलें जो अपने आप हो जाती हैं, जो
बेल पर चढ़ जाते हैं, वो तो हमारी मिट्टी को जो है उपजाऊ करने वाली हैं। तो इस तरह ये खेती का जो स्वावलंबन है वो ये यहाँ से शुरू हुआ। और दूसरे में एक चीज जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, सीखने की, ये प्रकृति खुद बता रही है। मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं कि और आपका सिद्धांत भी नरसिम्हा जी जो कर रहे हैं, परमाकल्चर का सिद्धांत भी वही है कि हम करें। लोग पहाड़ में कहते हैं आजकल कि लोग पलायन कर रहे हैं, खूब बदनाम है पहाड़ का, पलायन कर रहे हैं और खेत बंजर हो रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि खेत कभी बंजर नहीं होता है। अगर हमने खेती छोड़ दी तो प्रकृति अपनी खेती शुरू करती है। मौका चाहिए हम उसको नुकसान न पहुंचाएं। प्रकृति अपने अनुरूप खेती करती है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप न भी लगाएं, प्रकृति चुन के पक्षी ले आएंगे, पशु ले आएंगे। कोई या मैंने देखा यहाँ पर एक कांटा जैसा कुर्रा बोलते हैं, वो मेरे पैजामे में चिपका हुआ है। अगर मैं उसको छोड़ दूं तो खुद उग जाएगा वो। तो प्रकृति अपने अनुरूप खेती करती है, अपने परिवेश के अनुसार करती है। हमारे यहाँ नारियल का प्रसाद देवता में चढ़ाया जाता है ना, एक नारियल तोड़ेंगे और 150 लोगों को थोड़े थोड़े नारियल देंगे, क्योंकि वहाँ होता नहीं है, नारियल दुर्लभ चीज है। लेकिन यहाँ हम खा रहे हैं, नारियल की चटनी भी खा रहे हैं, कुछ कई सारी चीजें नारियल का मिल जाता है, क्योंकि जो चीज जहाँ होती है, जिस परिवेश में होता है, प्रकृति का जो सिलेक्शन है वो एक महत्वपूर्ण होता है। तो मैं बात कर रहा था बारहनाजा जो फसल पद्धति है, जो नहीं, मैं पहले विविधता की बात कर रहा था। विविधता की मैं बात कर रहा था आपसे कि हम भी सोचते थे 10-15 प्रजाति होंगी धान की, लेकिन जब हमारे साथियों ने, युवा साथियों को हमने जोड़ा, हमने एक लंबी पदयात्राएं निकाली, 500-600 किलोमीटर लंबी अस्कोट से आराकोट तक। तो हमने इतना कलेक्शन ढूंढा कि धान की हमें 350 प्रजातियां इंडिजिनियस वैरायटी मिल गई, गेहूं की 30-32 प्रजातियां मिल गई। और अगर हम उसकी बात करें, मंडुआ जो रागी है आपका, रागी की 10-12 प्रजातियां मिल गई। झंगोरा बार्नयार्ड मिलेट है, उसकी 7-8 प्रजातियां मिल गई। और अगर राजमा की हम बात करेंगे तो राजमा की भी करीब 220 प्रजातियां राजमा की 220 प्रजातियां हमने ढूंढी है। एक ट्रेडिशनल भट्ट होता है, सोयाबीन जो हुआ ट्रेडिशनल, उसकी भी 6-7 प्रजातियां मिल गई। एक नौरंगी दाल जिसको राइस बीन बोलते हैं आप, राइस बीन में ज्यादा उसका नाम ही नौरंगी है, लेकिन मैंने वह अपने खेतों में उगा के अभी 25-30 प्रजातियां एक ही दाल की 25-30 प्रजातियां इकट्ठी कर ली है। तो देखा कि यहाँ एक विविधता का, जैव विविधता का एक बहुत बड़ा भंडार हमारे पहाड़ में है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब हमारी अगर उपलब्धि के बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि जो सरकार एक बार और जो यूनिवर्सिटियाँ वो कर रही थी कि ये मंडुआ, झंगोरा और ये जो बारहनाजा जो मिश्रित फसल है, इसको छोड़ो और इसकी जगह सोयाबीन उगाओ। अच्छी बात ये होगी, कुछ साल बाद उन्होंने जो एक बड़ा फैक्ट्री वहाँ हल्द्वानी के पास एक हल्दू चौड़ है, और वहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई थी, सोयाबीन की फैक्ट्री। जिससे बोल रहे थे तेल निकलेगा, दूध निकलेगा, गाँव के लोग तो नहीं निकाल सकते थे, तो वो फैक्ट्री बाद में बंद हो गई। ये अच्छी बात हुई। और लोगों ने जो बारहनाजा है, जो मिश्रित खेती की जो बात है, उसको वापस, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने कहा कि जो आप कर रहे हैं वही एक महत्वपूर्ण है, इसको बचा के रखिए। और जो बारहनाजा मिश्रित खेती का सिद्धांत है, लोगों ने जंगल से ही सीखा, क्योंकि जंगल एकल नहीं होता है, जंगल में विविधता होती है, बड़े पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, लताएं हैं, बेल हैं, अंदर हैं। तो बारहनाजा का जो सिद्धांत आया, जो मिश्रित खेती का सिद्धांत आया, वो सबसे टिकाऊ सिद्धांत है और वो लोगों ने जंगल से ही सीखा। तो ये
जो बारहनाजा की बात मैं कर रहा हूँ वो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपने लिए, अपनी प्रकृति के लिए और पौधे के स्वभाव के लिए भी। पौधे भी बड़ी होड़ है, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कितनी होड़ है पौधों में। एक कहता है मैं ऊपर बढ़ो, दूसरा कहता है दबाने का काम नहीं करेंगे, वो अपने अपने लिए रास्ता अपने आप ढूंढने का काम करते हैं। ऐसे ही जो बारहनाजा में जो फसलें मिश्रित खेती है वो एक दूसरे का सहयोग भी करती है। अब हमारे यहाँ जो रामदाना होता है ना, एमरेंथ जिसको आप लोग बोलते हैं एमरेंथ, उसके साथ दाल बो दीजिए। जो दालें हैं दाल बोएंगे तो पकड़ लेगी और दोनों का प्रेम होगा, एक दूसरे से प्रेम करेंगी और दोनों का उपज में कोई कमी नहीं रहेगी, उपज भी बराबर होगी। तो ये फसलें एक दूसरे का सहयोग करती हैं। दूसरे में अगर बीमारी आ गई, बीमारी की भी सियोरिटी है, तो ये फसलें सारी खराब नहीं होंगी बाई चांस। अब्बल में तो बीमारी आती नहीं है, इनका रेजिस्टेंस ही इतना है कि बीमारियां आती नहीं है। लेकिन अगर आई भी तो एक फसल खराब होगी, जंगली जानवर आएगा वो खाएगा, लेकिन सारी फसल को नहीं खाएगा, कुछ फसलों को छोड़ देगा। तो ये जो लोगों का पारंपरिक जो ज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको बचाने के लिए आप यहाँ पर प्रकृति से सीखने के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय काम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे में मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि खेती क्या है। खेती क्या है? खेती की उत्पत्ति जब हुई तो किसी बाजार के लिए तो नहीं हुई, बाजार तो बाद में आ गया। खेती किसान की जीवन पद्धति और संस्कृति है। परमाकल्चर भी भरी ये शब्द बाहर से आया है, लेकिन उसके साथ कल्चर है जुड़ा हुआ, वो भी एक संस्कृति का एक हिस्सा है। और हम जानते हैं कि खेती किसान ने अपनी आजीविका और जीवन पद्धति आगे बढ़ाने के लिए शुरू की। और मैंने जैसे आपको बताया कि खेती कई एकल नहीं हो, जैसे जंगल एकल नहीं होता है, खेती को भी एकल नहीं होना चाहिए। खेती को हमारे यहाँ क्या करते हैं लोग, पारंपरिक खेती में जो मैं सीढ़ीदार खेत हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें परमाकल्चर शब्द भले ही नहीं कहा लोगों ने, लेकिन ये देखिए किसान एक सीजन में 40-50 तरह की चीजें तो खेतों में उगाता है, लेकिन उसके अलावा उसकी खेतों की मेड़ पर माल्टे का पेड़ होगा, चुल्लू खुमानी एप्रिकॉट का होगा, आड़ू का होगा, मतलब कई तरह। और जो घाटियां हैं वहाँ आम का होगा, लीची का होगा। लेकिन ये नहीं किसान एक ही चीज करता होगा। आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने मधुमक्खी के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ किसानों ने क्या किया कि ये दीवार है, दीवार पर एक होल होता है, अंदर से खोखला होता है एक, और अंदर एकदम लास्ट में एक शटर जैसा होता है, जो खोखला हिस्सा है उसको, वहाँ मधुमक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं। अभी मैं हमारे घर में भी अपने आप आ जाती हैं, कभी कभी अपने आप चली जाती हैं। और व्हाइट हनी जो आजकल यहाँ एक पद्म का पेड़ है, आजकल फूला हुआ है, कहीं फूल नहीं होते हैं पहाड़ में, लेकिन नवंबर दिसंबर पद्म का पेड़ खिलता है और बहुत बढ़िया व्हाइट हनी जो सफ़ेद शहद है वो मिल जाता है। दूसरे सीजन में दूसरा मिल जाता है। तो जब मधुमक्खियाँ भी जो कुदरत के आधार पर जो शहद लाती हैं, तो वो भी एक कृषि का हिस्सा है। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, खेती है, पशुपालन है, बकरी पालन है, बकरी पालन पशुपालन का हिस्सा है। मतलब हर तरह के पशु भी लोग पालते हैं, जहाँ जिस कई भैंसे पालते हैं लोग, यानी कि गाय पालते हों या एक ही तरह के पशु पालते होंगे। राजस्थान में क्योंकि झाड़ियाँ होती है तो वहाँ बकरी पालन खूब होता है। तो ये असल में जो विविधता है, विविधता प्रकृति का बहुत बड़ा गुण है। अब देखिए प्रकृति ने जो बनाया है,
तो सिर्फ इंसान को नहीं बनाया और जंगल भी बनाया, ये कल नहीं बनाया। जंगल की विविधता आप पशु पक्षियों की इसकी विविधता देखेंगे तो क्या हजारों हजार लाखों तरह की होती है ना। और मिट्टी के आगे मैं बात करूंगा। इंसान को भी खाने के लिए एक चीज नहीं चाहिए। इंसान को खाने के लिए एक चीज, जीव और जमीन का स्वाद एक जैसा होता है। जिस तरह हम खाने में अगर लगातार एक चीज खाएंगे तो कहते हैं कि पहाड़ में कहते हैं बिल्कुल पड़ गई, यानी अब जीव खराब होने लगी है, दूसरी चीज चाहिए। इसी तरह जमीन को भी विविधता के साथ साथ खाने को कुछ चाहिए। अब जो मैं बारनाजा की बात कर रहा था तो आपको ताजुब होगा, जब अक्टूबर में लगभग बारनाजा करता है जिसमें मंडुआ, रामदाना, कुट्टू फाफर हो गया, ज्वार हो गया और गहत हो गया, भट्ट हो गया, नौरंगी, तिलहन वाली फसलें, सब्जी वाली, जब ये कट जाती हैं तो आप देखिए मिट्टी को आराम देने के लिए क्या करते हैं लोग, 3-4-5 महीने के लिए खेतों को ही बंजर छोड़ देते हैं। और जब वो अगली रबी आएगी, अगली खरीफ आएगी, तो तब उसमें एक झंगोरा और ड्राईलैंड पैडी कौड़ी उगाया जाएगा, यानी वो फसल नहीं उगाई जाएगी जो पिछली थी। और जब वो कटेगा तब रबी की फसल आएगी और रबी की फसल में गेहूँ, जौ, मसूर उगाएंगे। और जब वो कटेगा तो फिर बारनाजा घूम के आ जाएगा। यानी जमीन की 4-5 महीने खेतों की छुट्टी कहीं नहीं है। तो हमारी नियत ये हो गई है कि लगातार एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3-3 फसलें उगाने की बात भी चल रही है। तो ये जो वो है, जो मिश्रित खेती का सिद्धांत है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम लोगों को खेती में सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि विविधता की फसलें उगानी चाहिए और खाने में भी विविधता होनी चाहिए। समाज में कितनी विविधता होती है, मैं कह रहा था कि कितनी विविधता जंगल में दिख रही है, हम लोगों में कितनी विविधता है। सब अलग अलग तरह के चेहरे हैं, अलग अलग सारी तरह की चीजें हैं, लेकिन क्या होता है हम लोग एक रूपता चाहते हैं, एक धर्म जानना चाहते हैं, एक जाति देखना चाहते हैं, एक फसलें जैसे सेना में एक वर्दी होती है इसी तरह का देखना चाहते हैं कि एक जैसे वर्दी हो। लेकिन ये प्रकृति को एक कतई मंजूर नहीं है, प्रकृति को एक मंजूर नहीं है। और ये अगर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जाएंगे, चाहे वो खेती के क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में, एक रूपता की बात करेंगे तो पूरा समाज भी उजड़ेगा, प्रकृति भी उजड़ेगी, ये सारा उजड़ जाएगा। तो कोशिश करें कि हम विविधता, जो प्रकृति का गुण है, विविधता को, जो जिसको आप लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, वो नहीं उजड़नी चाहिए। अब मिट्टी की बात करें हम, मिट्टी धरती में अगर कुछ मूल्यवान है तो मिट्टी ही है। आप लोग तो सब लोग वही काम, मिट्टी अगर कुछ है मूल्यवान चीजों में तो मिट्टी है। लेकिन हमारा नजरिया देखिए, क्या बोलते हैं हम, अगर कोई चीज सस्ती बिक रही है तो क्या बोलते हैं, अरे मिट्टी के भाव बिक रहा है। और हमारे गायकों ने देखिए बहुत चोटी के गायक हुए, एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अब देखिए मिट्टी को हमने, मतलब उन्होंने जो गाया समाज को देख के ही गाया होगा, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा गाया है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे अनमोल कोई चीज है तो मिट्टी है। मिट्टी को हम बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ तो जरूर सकते हैं, सारी मिट्टी बिगाड़ दी है हमने रसायनों से और दूसरे और गतिविधियों से, चाहे वो बिल्डिंग बना के बिगाड़ी हो, चाहे सड़कें बना के बिगाड़ी हो, डेवलपमेंट उद्योगों के कारण बिगाड़ी हो। लेकिन मिट्टी सबसे अनमोल चीज मिट्टी है। और आज सबसे बड़ा खतरा मिट्टी पर ही है। मिट्टी को बचाने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर जो पर्माकल्चर सेंटर कर रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी का
कैसे मिट्टी स्वस्थ रहे, हम तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मिट्टी कैसे स्वस्थ हो और वो उससे द्वारा उत्पादित चीज़ें हमें कैसे स्वस्थ रखें, हमारी इम्यूनिटी कैसे मजबूत होगी। हमारी इम्यूनिटी दवाइयों से थोड़ी होगी, जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं कि ये खा लो और वो खा लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं, सिर्फ योग से भी नहीं होगी। आप भी देखो, आप योग की बात करेंगे और अगर शरीर श्रम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, आपका स्वास्थ्य कोई सुधार नहीं। स्वास्थ्य तभी सुधरेगा जब हम अपने लिए कुछ ना कुछ पैदा करें, अपने खेत में, अपने गमले में, अपनी छत पर, कहीं भी कुछ पैदा करें। आप उसका टेस्ट देखिए कितना मजेदार होता है। अगर आप एक बेल भी, लौकी की बेल, तोरई की बेल पैदा करते हैं, उसका टेस्ट देखिए। और जो जंगल में हो रहा है, अगर हम लोग पहाड़ में कहते हैं नवान, नवान करना माने सीजन का कोई भी चीज है, सीजन की वो चीज खानी जरूरी है जिस परिवेश में हो रही है। अगर कर लिया एक बार सीजन के फलों का, सीजन में फल फूलों का, ट्यूबर का, तो कोई बीमारी आने का मतलब नहीं है ना, कभी नहीं आएगी कोई बीमारी। वो एक तरह से सीजन का टीका है। तो मिट्टी में जिस क्षेत्र में जो पैदा होता है, मैं कार्बनिक अकार्बनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे साथी हैं जो जिन्होंने पूरा अध्ययन भी किया है, जो बाकायदा है, लेकिन कुछ सारी चीजें प्रकृति अपने आप बना लेती है मिट्टी। आप ये देखिए, पेड़ पौधे, हम अपने लिए सिर्फ इंसान ही है जो मिट्टी की चिंता नहीं करता है, पेड़ पौधे भी चिंता करते हैं। वो कह रहे हैं हमने खुराक ली है तो अपने पत्ते वहीं गिरा देते हैं। कितना मजेदार प्रबंध है प्रकृति का, लेकिन हम गहराई से चिंतन नहीं करते हैं, जो लेते हैं। अब आप देखिए, मिट्टी की चिंता, बिल्ली को कितनी चिंता होती है। बिल्ली को सुबह सुबह जाती है, विष्ठा करती है, खोती है और वहीं दबा देती है अपनी विष्ठा को, है ना बिल्ली। और गांधी जी ने बोला था, ये बात मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, गांधी जी ने बोला था, जब देखा तो उन्होंने कहा इन बिल्लियों पर फूल बरसने चाहिए। बताइए, जब उन्हें देखा फूल बरसने चाहिए, ये कितनी समझदार है। और भी जानवर हैं, अब बकरियां चरने जाती हैं, बकरियां अपनी विष्ठा वहीं छोड़ देती हैं। सारे लोग जीवधारी हैं, पर हम सभ्य हो गए। हम सभ्य तरीके से, अगर परमाकल्चर का भी सिद्धांत है, अगर विष्ठा भी करते हैं, लेकिन विष्ठा भी तो बेकार नहीं जानी चाहिए। और सबसे, शायद मैंने पढ़ा, तो कहीं पढ़ा है मैंने, कि सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ खाद मानव विष्ठा से बन सकती है ना, लेकिन हम उसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मिट्टी में जो हजारों करोड़ों तरह के, लाखों करोड़ों तरह के बैक्टीरिया हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा सहयोगी हैं। मैंने एक प्रयोग किया, जो मार्टिनो फुकुओका का है, एक दो खेतों में, यहाँ हमारे लखनऊ के साथी हैं विपिन पटेल हुए, उनको भी दिखाया, या वो गई ने कनेक्ट किया, प्रवेश तो नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मार्टिनो फुकुओका का जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या, उन्होंने जो, हमने लगभग 80 के दशक से पहले उनका नाम सुना था। सुंदरलाल बोगना जी एक बार जापान गए तो मिल के आए उनसे, तो बोला जो सिद्धांत आपका ही है, फसल उगानी है, लेकिन उसमें न हल लगाना है, न निराई गुड़ाई करनी है, न खाद देनी है। तो इतनी पराली की इतनी समस्या है पंजाब में, दिल्ली वाले रो रहे हैं, हरियाणा वाले रो रहे हैं, साहब पंजाब के किसानों ने पराली जला दी, लेकिन वो एक व्यवस्था ठीक नहीं है। वो पराली, मैंने क्या क्या, कुछ खेत खाली हुए, उसमें पराली बिछा दी, और जो बहुत खरपतवार है वो भी वही बिछा दिया, और ऊपर से गेहूं छिड़क दिए, केवल नमी रखी,
पहले थोड़ा नमी रखना बहुत जरूरी है। बिछा दिया, रोकर नमी रखी और गेहूं बोए और गेहूं हिला के वो पराली के नीचे चले गए। कुछ दिनों बाद गेहूं उगाए, तो गेहूं उगाए तो आप देखो कि बहुत अच्छी पैदावार हुई गेहूं की। एक टिलर की बात करें तो 15-20 टिलर भी एक गेहूं के बुर्दा कहते हैं हम लोग, टिलर में आ गए। और वो मिट्टी इतनी उपजाऊ बन जाती है जहाँ मॉइस्चर हो जाता है, जहाँ ये आप क्या कहते हैं जहाँ पत्तियां जी मल्चिंग जी आप ठीक मल्चिंग। आप ये देखिए मिट्टी को यूं हाथ से भी करेंगे तो हाथ से आप ये देखिए केंचुए जो नेचुरल केंचुए, एक तो बाहर वाले केंचुए हैं, जो कुदरती केंचुए यहाँ जो हमारी मिट्टी में होते हैं वो केंचुए खुद आ जाते हैं और हमारी मिट्टी की जुताई शुरू कर देते हैं। तो मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बताऊंगा, आप बहुत वक्ता यहाँ पर हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। पर जो मैं मिट्टी की बात का, मिट्टी की चिंता बहुत ज़रूरी है। मिट्टी सबसे अनमोल चीज़ों में मिट्टी है और मिट्टी तब बचेगी जब हम एक तो पहाड़ों में तो अलग समस्या है, पहाड़ों में तो जोर की बात। और आप देखिए मिश्रित फसलें भी मिट्टी को बचाती हैं। कैसे बचाती हैं? अगर हम एकल फसलें लगाएंगे तो पहाड़ों में तो इतना ज़्यादा इरोजन होता है कि एकल फसलें बारिश का पानी से वो सब बह के चली जाती है। लेकिन अगर मिश्रित फसलें हैं तो वो बारिश पड़ेगी जोर की, वो बूंदे चौलाई के पत्तों पर, रागी के पत्तों पर टकराएंगे और वो खुद नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन पानी सीधे जमीन में समा जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें मिट्टी की चिंता करनी चाहिए। और मिट्टी को सबसे अनमोल रत्नों में, मैं जब पहले ज़माने में कृषि पढ़ाई जाती थी तो मुझे याद है जब मैं 6वीं-7वीं में पढ़ता था तो वहाँ कृषि पढ़ाई उसमें एक याद मुझे अब भी है, मिट्टी किसान का अनमोल धन माना जाता था। जैसे पशुओं को धन माना जाता था वैसे ही मिट्टी को जो है अनमोल धन माना जाता था। और अब हम बीज की बात करेंगे। बीज, पहाड़ में एक कहावत है, खाज खानो और बीज धनो, यानी खाने वाला अनाज खाओ लेकिन बीज जरूर रखो। आप ये देखिए पहाड़ में जो खेती करते हैं लोग, तो जैसे फसल पकती है तो किसान सबसे पहले जाएगा, कहाँ क्या देखेगा? खेत में देखेगा कहाँ पर अच्छी फसल है, फसल कहाँ पर अच्छी है तो और उसको सेलेक्ट करेगा 5-4 मीटर पर, 2 मीटर वर्ग मीटर पर करेगा और देखेगा कि उस क्षेत्र में अगर कोई खरपतवार है, बीमार बाली है, बीमार फली है तो उसको हटा देगा, बीज को काटेगा, अलग रखेगा, उसकी अलग मंडाई होगी, अलग फिर उसका सुखाया जाएगा, अलग फिर भंडारण होगा। तो बीज रखना उसको कहते हैं रोटियाना, यानी रोटिया दिया मतलब उसका सेलेक्ट। नहीं तो साइंटिस्ट तो बोलते हैं किसान बीज रखना नहीं जानता है, लेकिन किसान परंपरा से बीज रखते हैं। और बीज रखने के फिर जब सुखा दिया, बना दिया, तो उसको बचाने के लिए भी यहाँ भी बहुत से नुस्खे होंगे कि आप को कौन सी पत्ती रखनी है बीज के साथ, कौन सा, अच्छा धन्यवाद, कौन सी पत्ती रखनी है, कौन सी पत्ती रखनी है, और गोमूत्र रखना है, राख रखनी है। मतलब आप अगर गिनती करेंगे तो हर क्षेत्र में दर्जनों तरह की चीजें हैं जो बीजों को सुरक्षित रखने वाली है। और बिल्कुल कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा सुखाने के लिए, कीड़ा मारने के लिए एक ही शर्त है कि बीज को अच्छी तरह से सुखा कर रखना चाहिए। और बीज को पहाड़ में तो उसको बीज रखने का बर्तन है, उसको बिजुंडा बोलते हैं, बिजुंडा, कुमाऊनी में टुपरू बोलते हैं उसको।
और पहाड़ के किसानों ने सदियों से जो बीज बचा के रखे हैं वो भी हमारी सीख का एक कारण है। एक एटकिंसन हिमालयन गजट ईयर लिखे हैं 18वीं सदी में। तो एटकिंसन ने लिखा है पहाड़ का आदमी मर जाएगा पर अपना बीज नहीं खाएगा। क्यों लिखा? उसने देखा कि एक बार 1852 में एक अकाल पड़ा, बावनी का अकाल बोलते हैं, बावनी का अकाल पड़ा तो लोग मर गए, लोग मरी, लाशें पड़ी हुई थी, मर गए। तो एटकिंसन लेखक था, वो गया गांव में, उसने देखा कि यहाँ तो लोग मरे हुए हैं, लेकिन अंदर जाके देखा तो एक बर्तन, जो चोमड़ी बोलते हैं उसको, जो लौकी का जो बड़ा लौकी होता है, गोल मुंह वाला जो गले वाला होता है, वो टंगे हुए थे। उसने देखा, यूं किया, देखा वो तो भारी है, उतार के देखा तो उसमें बीज निकला। देखिए आप कितनी महानता थी। मर गए लोग, लेकिन लोगों ने वो बीज नहीं खाया। एक बार ऐसे ही 1803 में पहाड़ में बहुत बड़ा भूकंप आया और उत्तराखंड, खासकर गढ़वाल और नेपाल की गढ़वाल का हिस्सा 80% आबादी उस समय खत्म हो गई। तो नेपाल ने देखा कि यहाँ तो उत्तराखंड में उधर गया है, तो गोरखों ने आक्रमण किया, और आक्रमण जब करते थे तो लोगों का गला काट देते थे, खुखरी से ठसना को उन्होंने ठस, और लोग जैसे नेपाल वो आए, वहाँ से उनकी सेना आई, लोग भागते थे। तो लोग भागे, ये बात डॉक्यूमेंटेड है जो मैं बता रहा हूँ आपको। लोग भागे, लेकिन अपने साथ सोना चांदी ले गए, कुछ ले गए, नहीं ले गए, लेकिन बीज की तोमड़ी, वही बीज की तोमड़ी जरूर साथ में ले गए, या ऐसे संभाल के। तो बीज इतना महत्वपूर्ण है कि हमें उसकी सजो कर रखना बहुत जरूरी है। कि बीज और एक बीज में आप जानते हैं, बीज को हम नॉर्मल एक बीज में मिल जाए, यहीं से आपको एक बीज आपने रखा हुआ है, बहुत अच्छा सघन है कि आपने बीज रखे हैं, उसको बोने का कार्यक्रम भी चलाया। एक बीज में इतनी ताकत है दुनिया में कि पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकती है। ये आप पीपल का बीज देखिए आप, कितना छोटा होता है, पक्षी खाएगा, कहीं ऊपर जाएगा, फिर कहीं अगर फंस गया वो दरार में उसमें, तो वही उगाता है। और कितना बड़ा पेड़ होता है, जब 200-300 साल का पेड़ हमारे गांव में है। ये कहे हैं हमारे साथी जो यहाँ से ज्योति और प्रवेश और यही शायद गए हैं, या विपिन भी गए हैं, उन्होंने देखा होगा 300 साल पुराना पेड़, और उसका बीज कितना बड़ा रहा होगा, कितना होता है बीज। लेकिन बीज को इसी तरह एक बड़ा होता है, वो वट वृक्ष होता है, वो होता है, लेकिन तब है जब हम हृदय से बीज की कीमत समझें। और आपको इतना आनंद शायद किसी में नहीं आता होगा धरती पर, जितना आप अगर पेड़ के पास आपका लगाया हुआ पेड़ है, पौधा है। मैं तो रोज जो हम बोते भी है ना, चाहे वो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन उसके पास जाओ तो कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है, और दोनों को मिलता है, उसको भी मिलता है। जिस पौधे के पास आप जाएंगे वो भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हम समझते नहीं है, लेकिन सचमुच अगर आप देखें तो पौधा भी सुकून महसूस करता है, खुश होता है, और उतनी तेजी से बढ़ता है, बशर्ते हम उसके पास जाएं और उसकी भावनाओं को समझें। और जितना टेंशन है आपका, आप टेंशन फ्री करना है तो आप अपने पौधे लगा के देखिए, कितना आनंद आता है। तो मैं ये बात कर रहा था बीज की बात आपसे, और बीज को हमें इस तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बीजों को समझें और अपनी खेती को समझें। एक आध चीज़ पर ये इसको हमें अपनी संस्कृति से जोड़ के भी देखना चाहिए। अभी जो बहनें गीत गा रही थी,
क्योंकि जो गीत हैं ये लोगों को जोड़ने वाले हैं। आप 10 किताबें लिख दीजिए, कुछ कर लीजिए, उससे कुछ बुद्धिजीवियों को जरूर फायदा होता है। जो साहित्य होता है उससे भी फायदा है, लेकिन जो गीत हैं, ये गीत लोगों को जोड़ने के लिए, आम लोगों को जोड़ने के लिए एक गीत ही काम करते हैं। हमारे यहाँ चिपको आंदोलन के एक कवि हुए हैं घनश्याम सैलानी, उन्होंने चिपको शब्द भी वही उन्होंने दिया था। उन्होंने लिखा था, और गाया भी था, हर चिकक गढ़वाल को जो कंडाली, गोल गफा बनिया रंदा था जिन गढ़वाली। हर चिकक गढ़वाल को जो कंडाली, गोल गफा बनिया रंदा था जिन गढ़वाली। अरे मोल था भा मोर पक्या, डाला झका झोर झुकिया, कना दिन था तबारी। कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी, का फल किन घोड़ खाई। लूण राली राली, हर चिकक गढ़वाल को जो कंडाली। यानी पहाड़ का मंडवा, झंगोरा, और ये जो जंगली बिच्छू बूटी आपने सुना होगा, कंडाली बोलते हैं। अगर आपके लग जाएगी तो 2 दिन तक बिल्कुल आपके परेशान करेगी, ऐसे लगता है सचमुच बिच्छू ने काट दिया हो। हाँ, नेटिल आप, पर उसका स्वाद अगर उसको खाएंगे, सर्दियों में खा लिया तो पक्का बात है उस आपको। मैं अभी जब मुझे जुकाम हो गया, मैं दवाई नहीं ली, एक दिन कंडाली खाई तो तब यहाँ तक भी पहुंचा। तो सच बात बता रहा हूं मैं, आप जितना प्रकृति ने दिया। तो उन्होंने लिखा, कोदा झंगोरा की सारी, छानी मंग भैंसी लेरी, छासी का परोठा खाया झूराम राली। हर चिकक गढ़वाल को दू कंडाली, गोल गफा बना रंदा ठांजिन गढ़वाली। अरे मलेथा का माधो सिंह, भंडारी न को दू खाई, रिखोला लोदीन खाई, गंगू रमोलान खाई। कोदा को स्वाभिमान देखा, चंद्र सिंह गढ़वाली। हर चिकक गढ़वाल को दू कंडाली। यानी ये पहाड़ की जो खाने की परंपरा है, जंगली फल है, और जितना मिलेट है जिसको हम मंडवा झंगोरा बोलते हैं, ये कहाँ खो गया है, जिसे खाकर पहाड़ के लोग भर। यानी आपको विश्वास नहीं होगा, पहाड़ गढ़वाल के, जिसको गढ़वाल आप बोलते हैं ना, ये 52 गढ़ों को लेके गढ़वाल बना है। और गढ़ में एक गढ़पति होता था, जो एक वहाँ का राजा होता था। तो इतना बलशाली होता था, जो भड़ है इतने बलशाली, जितना वजन आपके ट्रेन उठाती है, जितना जेसीबी उठाता है, उतना व्यक्ति उठा देता था। आज भी अगर आप जाएंगे, उनके बने हुए जो 52 गढ़ हैं, ऐसे बैठने की जगह वो ऊंचा बनाते थे और लोग नीचे बैठते थे। तो ऊंचा बनाते थे, ये थोड़ा इतना ऊंचा बना लिया, जो पत्थर है लगे हुए कोई उठा नहीं सकता है। तो वो कह रहे हैं, जो कवि है घनश्याम सैलानी, वो कहते हैं ये ताकत कहाँ से आई। ये ताकत उन लोगों में, भड़ों में वो जो ताकत आई, वो कहते हैं ये ताकत जो है यहाँ के मंडवा, झंगोरा, कौड़ी, चीना, जितने मिलेट हैं, और जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ का नितिल कंडाली का साग है, इसी तो से तो ताकत आई। तो गीत लंबा है आपका, मैंने कुछ लाइनें, चंद लाइनें आपको सुनाई। हाँ, शाम को, तब तक मेरा गला भी ठीक हो जाएगा। एक और बात मैं बोलना चाहता था, मोटे अनाज करी, तब कहते हैं ये पागल हो गए, ये लोग ये उल्टी बात कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम छड़े चावल और दली दाल खा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ। वो कहते हैं, अब फिर लेकिन
आप सब लोग जानते हैं मोटा अनाज सचमुच मोटा है क्या? सबसे छोटे अनाज तो मोटा अनाज, कितने दर्द विडम्बना है। किसने लिखा मोटा अनाज? यही लोग लिखने वाले, गांव का आदमी गंवार और उसको खाने वाले गांव के लोग खाते थे। और उनका इनका अनाज तो मोटा छोटा खाना है, मोटा छोटा खाना। लेकिन आज कह रहे हैं, जब हम बोलते थे तब आज कह रहे हैं कि दुनिया भी बोल रही है कि मिलेट ईयर मनाइए। चाहे धरती पर कुछ अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, आप प्रयास कीजिए, लेकिन मिलेट ईयर तो गांव के लोग ही बचाएंगे ना। और आप अगर इसका बाजार ढूंढ लेंगे, आप ये देखिए, अगर लोग ना खाएं सिर्फ बाजार में बेच देंगे तो तब क्या होगा भाई? ये तो लोगों का। मैं अब ज्यादा न कह के आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम जो हमारे कथित मोटे अनाज, हमने इनको बहुत पहले से कहा कि इनको पौष्टिक अनाज चाहिए। और ये अच्छी बात है कि पौष्टिक अनाज का भारत सरकार ने बहुत गहराई से लिया। 2011-12 में भी, तब कोई और की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो उस समय भी ये बात नहीं कि लोगों की समझ में नहीं आया हो, अभी केवल मिलेट ईयर मना रहे हो। 11-12 में एक भारत सरकार की पारंपरिक राष्ट्रीय पारंपरिक कृषि विकास योजना चली और उसमें कदन पहाड़ योजना चली। लेकिन उसमें भी सरकार के काम तो उल्टे होते हैं, उनको जब तक आप हल्ला न करें तब तक सुनते नहीं है। योजना तो चला दी कि मंडवा झंगोरा जितने मिलेट है, मोटे अनाज है, उन्होंने कदन कहा उसको। कदन यानी आप उसको भी डिक्शनरी में ढूंढेंगे, कदन का मतलब होता है निकृष्ट खाना, गरीबी में खाया जाने वाला या भुखमरी के समय खाया जाने वाला लिखा। अगर डिक्शनरी में आप देखेंगे तो देखेंगे कि भुखमरी के समय खाया जाने वाला घटिया किस्म का अनाज। अब घटिया किस्म का कहा उन्होंने डिक्शनरी में। लेकिन आज सबसे बढ़िया अनाज में सुपर फूड में आ गया हूँ। तो इस अनाज को हमने बोला था पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए था। यही से DDS से एक पत्रिका उस समय निकाली थी, उन्होंने अद्भुत अनाज करके एक निकली होगी, आप नरसन्ना साहब ने देखी होगी, अद्भुत अनाज भी बोला गया। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे बारीक और पौष्टिकता में भरपूर, आप सब लोग जानते हैं कि रागी कितना महत्वपूर्ण है, बार्नयार्ड कितना है। इसमें 2-3 चीजों को और शामिल किया उन्होंने, रामदाना को और कुट्टू फापर जो बकवीट है उसको भी शामिल किया, काले गेहूं को शामिल किया है। ये अच्छी पहल है, लेकिन आप ये देखिए कि इस पहल का फायदा अभी छोटे किसानों तक नहीं है। नरसन्ना साहब, आप ये देखो बड़े होटल, अभी हाँ बड़े होटलों में 5 स्टार होटल है अभी, क्या नाम उसका, ओबराय होटल, ताज होटल में आप जाएंगे तो आजकल सबसे ज्यादा अगर कुछ चल रहा है तो मिलेट के मेनू बनाया उन्होंने और अपना नया बना दिया उन्होंने। इसका सूप बना दिया, इसका पॉपकॉर्न, वो खाने वाला क्या होता है, वो आइसक्रीम जिसमें रखे रहते हैं उसी को खा जाओ, वो भी बना दिया। रागी का बाहर से खोल रागी का बना दिया। अब कह रहे आपको स्वस्थ रहना है, कहीं ऐसा ना हो बड़े लोग स्वस्थ रह जाए, हमारे हाथ से ये भी निकल जाए। और दूसरे में एक बात है, जितनी पारंपरिक प्रजातियां इसकी रहनी चाहिए, ये नहीं कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाए, अधिक उपज के चक्कर में सारा हाइब्रिड हो जाए और हमारा बीज हमसे निकल जाए। तो बीज किसान की आज़ादी का प्रतीक है। बीज किसान की मुट्ठी में कैसे रहे, हम लोगों को यहाँ पर ये चिंतन करना जरूरी है कि बीज को सामान्य न समझ के और खेती को सामान्य न समझ के खेती की संस्कृति को आगे बढ़ाना, और बीज को आप प्रयास करेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं पंजाब में बहुत कम बीज होते हैं, पंजाब में किसानों को हमने दिया और कई उड़ीसा में भी बीज बांटे। हम लोगों ने बहुत से किसानों को बीज देते रहते हैं, कई लोग मंगाते हैं हम लोगों से बीज बांटना, उसको फैलाना
पर थोड़ा सा शुरुआत करनी चाहिए, ज्यादा से नहीं। बीज का व्यापार, कई लोग बोलते हैं हमें इतना टन चाहिए, हमने कहा बाबा माफ करो, हमें टन नहीं दे सकेंगे, लेकिन एक मुट्ठी भेजना है तो एक मुट्ठी भेज के आपको उसको सरप्लस करना है। तो बीज की संस्कृति को आगे बढ़ाना और खेती को बचाना आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन इसके साथ ही जो आप मिट्टी की चिंता है, लेकिन सवाल ये है कि मिट्टी अब मिलेगी नहीं, क्योंकि मिट्टी पर सबसे बड़ा खतरा खेती पर जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो ये कंक्रीट के जंगल जो तैयार हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। आने वाले समय में जो पैसे वाले लोग हैं उनको पैसा ही खिलाना चाहिए कि आप पैसा खा लो भाई, जब आप तो क्या रहेंगे वो जिंदा? नहीं रह सकते। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ और धन्यवाद आपका कि आपने मेरी सारी बातें सुनी। समय काफी लंबा हो गया। दादा धर्माचार्य जी को उन्होंने मना कर दिया, नहीं दादाजी आपको आगे ही आना है। उन्होंने कहा चलो आ जाता हूँ। उन्होंने बोला, बहुत तारीफ हुई कि हमने ये मशीनें लगा दी है, यहाँ ये होगा, इस मरीज को ये होगा, ये होगा, बहुत सारी दवाएं आएंगी, विदेश से आएंगी, सारी चीजें। आखिर में दादा धर्माधिकारी जी को बोलना था। उन्होंने बोला, सबसे पहले हाथ जोड़ के ऐसे इसको बोलिए। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, भगवान करे ये अस्पताल बंजर हो जाए। उन्होंने कहा दादाजी आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बेड़िए गए हैं। उन्होंने बोला, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग बीमार होकर ना आए। अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टरों का पहला कार्य है अवेयरनेस करने का कि लोग बीमार ही नहीं हो। कोई बीमार तो पैदा होता नहीं है, बीमार तो पहले किया जा रहा है, पीछे से दवाइयाँ भेजी जा रही। तो उन्होंने कहा एक, और दूसरे में गांधी जी ने एक बात बहुत पते की बोली, हालांकि ये बात शायद गौतम बुद्ध ने भी बोली है कि ये धरती सारे जीव धारियों का पोषण कर सकती है, लेकिन लालच एक व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती है। तो ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए ये बात कि सब कुछ मिल सकता है हमें, पर लालच जो आज बढ़ रहा है, कंपनियों का लालच, सरकारों का लालच, वो एक खतरनाक है। उसको रोकने के प्रयास हम लोगों को करने चाहिए। धन्यवाद।